हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एड्स रोग के बारे में। विषाणु से संक्रमित रोगों को हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है, ठीक है। अब अपन कौन से पढ़ेंगे? एड्स और मलेरिया को अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एड्स। एड्स पहले मैं बता दूं आपको, वायरस या विषाणु के कारण होने वाला रोग है। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है भाई? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। आपको यही फुल फॉर्म को याद रखना है। फिर रोग कारक विषाणु, इस रोग का रोग कारक विषाणु कौन होता है भाई? कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। क्या होता है? HIV वायरस। और HIV वायरस एक पश्च विषाणु है, इसका मतलब एक रिट्रो वायरस है। कैसा विषाणु है भाई? रिट्रो वायरस या पश्च विषाणु, ठीक है। और HIV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या हो जाएगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब यहाँ पर अपने को इंपॉर्टेंट चीज और जानकारी रखने की चीज ध्यान आ रही है कि एड्स संक्रमण का कारण, एड्स रोग का संक्रमण किस कारण से होता है। एक तो संक्रमित व्यक्ति के साथ में यौन संपर्क बनाने से। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और अगर कोई व्यक्ति उसके साथ में यौन संपर्क बनाता है, और वो भी किस तरह? असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क यानी कि वो कोई भी है जो प्रोटेक्शन या सुरक्षा यूज ना करे, ठीक है। तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ में यौन संपर्क बनाता है तो उसको भी कौन सा रोग हो सकता है? एड्स। फिर क्या है? संदूषित रक्तादान से। यस, रक्तदान का मतलब क्या है? रक्त का आदान प्रदान। क्या हो जाएगा? रक्त का आदान प्रदान। यानी कि अगर कोई रोगी व्यक्ति है एड्स से और अगर वो किसी को खून दे रहा है, ब्लड दे रहा है, तो भी आगे वाले व्यक्ति को क्या हो सकता है भाई? एड्स। फिर है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। यस, जो व्यक्ति कोई नशे वगैरह करते हैं वो क्या करते हैं? एक ही सुई को बार बार यूज करते रहते हैं, और अगर कोई और उनकी सुई को, अगर उनको एड्स है और कोई और अगर उनकी सुई को यूज करता है तो उसे भी कौन सा रोग हो सकता है भाई? एड्स, ठीक है। और एड्स से संक्रमित माँ से उनके बच्चों में, अगर किसी माता को एड्स है तो उनके बच्चों में भी कौन सा रोग हो सकता है? एड्स रोग। लेकिन इसकी संभावना केवल कितनी है भाई? 33%। इसकी संभावना केवल कितनी है? 33% बस, ठीक है। हाँ, तो ये तो क्या हो गया भाई कि एड्स रोग है वो किस कारण हो सकते हैं। फिर हमने एक नोट लिखा है, ये नोट क्या कहता है कि एड्स रोग का कोई इलाज संभव नहीं है। यस, एड्स रोग का कोई भी सफल इलाज तो संभव नहीं है, इसका बचाव ही केवल उपाय है। और इसका इलाज क्या है? केवल इससे हम जितना बच के रहेंगे, यानी कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, जो इसके कारण है। इन सब चीज़ों से अगर हम दूर रहे तो हमारे अंदर एड्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लक्षण प्रकट होने में 5 से 10 वर्ष लग सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग 8th क्लास से एड्स को पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें ये पता है कि भाई एड्स रोग है, उसका इलाज क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसके लक्षण ही प्रकट नहीं होते। उसके लक्षण प्रकट होने में कितने वर्ष लग सकते हैं? 5 से 10 वर्ष। और तब तक वो HIV वायरस है वो अपनी पूरी बॉडी में फैल चुका होता है, अपने प्रतिरक्षा तंत्र को पूरा खत्म कर चुका होता है। इसीलिए इसका कोई इलाज संभव नहीं है, बचाव ही केवल उपाय है। फिर अब HIV वायरस होता क्या है खुद? तो अपन HIV के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और ये शरीर में किस प्रकार से संक्रमण करता है उसको भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो HIV एकल रज्जु की वायरस है। कौन सा है भाई? एकल रज्जु की RNA वायरस, यानी कि SS RNA वायरस। SS का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या होता है भाई? सिंगल स्ट्रैंडेड। वायरस जो है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होते हैं। SS और DS। DS का मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। यस, इसको मैं समझाऊं, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ऐसे, और डबल स्ट्रैंडेड है तो ऐसे। जैसे कि अपना DNA है वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि द्विरज्जु की। और वायरस कैसा है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड या एकल रज्जु की, ठीक है। तो भाई HIV कैसा है? SS RNA वायरस है। और तथा इसमें क्या मिलेगा भाई? प्रोटीन आवरण। और इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन आवरण भी पाया जाता है, ठीक है। फिर जब हमारे शरीर में HIV वायरस प्रवेश करता है तो क्या करता है भाई? मैक्रोफेज यानी कि वृहत भक्षकाणु कोशिकाओं में संक्रमण करता है। यस, इंपॉर्टेंट सवाल कि HIV है वो हमारी कौन सी कोशिकाओं में संक्रमण करता है? मैक्रोफेज कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? मैक्रोफेज कोशिकाओं में या वृहत भक्षकाणु कोशिकाओं में संक्रमण करेगा। और मानव के DNA से अभिक्रिया करके विलोम अनुलेखन, इसको हमने प्रतीव अनुलेखन के नाम से भी जाना था, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA से क्रिया करके विलोम अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा एकल रज्जु की से क्या हो जाता है?
द्विरज्जु की। यस, ये क्या करेगा, अपने डीएनए के साथ में अभिक्रिया करेगा और रिवर्स अनुलेखन क्रिया द्वारा आरएनए से अपना क्या बना लेगा, एक डीएनए। रिवर्स अनुलेखन, उस देखो हमने पढ़ा था कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुलेखन। लेकिन जब आरएनए से वापस डीएनए बन जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, विलोम अनुलेखन या प्रतीप अनुलेखन, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इस अभिक्रिया द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये एंजाइम का नाम भी हमने उस टाइम लिखा था, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा पूर्ण होती हैं और जिससे HIV के आरएनए से उसका क्या बन जाता है भाई, डीएनए। उसका क्या बन जाता है, डीएनए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका बुक में एक फोटो भी दे रखा है, यस, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक प्राणी कोशिका है, ठीक है, ये एक प्राणी कोशिका है। और कौन सी कोशिका हो जाएगी प्राणी कोशिका में, मैक्रोफेज। कौन सी होती है, मैक्रोफेज कोशिका। अब HIV वायरस, HIV के पास में क्या है भाई, ssRNA और प्रोटीन के पास में क्या है भाई, ssRNA और प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, अपने इस RNA को इसके अंदर डाल देगा, यानी कि मैक्रोफेज कोशिका के अंदर आ जाएगा। कौन, HIV का ssRNA। फिर ये RNA अंदर आ गया। अब यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना लेगा, अपना डीएनए। ये क्या बना लेगा, अपना डीएनए। ठीक है, और ये क्यों, कौन से एंजाइम के द्वारा पूर्ण होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। किस एंजाइम के द्वारा पूर्ण होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जब इसका डीएनए बन गया तो क्या होगा, अब यह विषाणुवीय डीएनए, अब ये डीएनए किसका है, विषाणु का। तो हम इसको क्या नाम देंगे, विषाणुवीय डीएनए, या वायरस का डीएनए, या HIV का डीएनए आगे कोशिकाओं में प्रवेश कर उन्हें संक्रमित करता है। और ये क्या करेगा, आगे से आगे कोशिकाओं को संक्रमित करेगा और तथा उन कोशिकाओं को विषाणुकण या विषाणु या विरियॉन्स उत्पन्न करने के लिए निर्देशित करता है। और फिर इस कोशिका में क्या उत्पन्न होंगे, और ज़्यादा विरियॉन्स या विषाणुकण। ये सब क्या है भाई, विषाणुकण। क्या है, विषाणुकण। यानी कि फिर आगे जो मैक्रोफेज है वो और ज़्यादा से ज़्यादा HIV के वायरस बनाएगी, विरियॉन्स बनाएगी। अब एक नोट लिखा है हमने, HIV वायरस है वो मैक्रोफेज कोशिकाओं में संक्रमण करते हैं। बिल्कुल सर, HIV है वो मैक्रोफेज में ही संक्रमण करते हैं। और जिस कारण वृहत बक्षकाणु का मतलब क्या है, मैक्रोफेज। मैंने इधर हिंदी लिखा इसीलिए ताकि आपको पता रहे कि दोनों नाम आ सकते हैं। वृहत बक्षकाणु कोशिकाएं विषाणु उत्पन्न करने लगती है, और जब इसमें HIV आ जाएगा तो ये खुद क्या उत्पन्न करने लगेगी, विषाणु। इसलिए इन कोशिकाओं को HIV फैक्ट्री या विषाणु फैक्ट्री कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि HIV फैक्ट्री या विषाणु निर्माण की फैक्ट्री किन कोशिकाओं को कहते हैं। अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैक्रोफेज या वृहत बक्षकाणु। ठीक है, इंग्लिश के नाम को अपन महत्व तो इसीलिए देते हैं क्योंकि ऑप्शन में इंग्लिश में तो होगा मैक्रोफेज ही, ठीक है, लिखा हुआ होगा, लेकिन हिंदी में वृहत बक्षकाणु ना लिख के इस तरीके से भी अपने को मैक्रोफेज भी मिल सकता है। इसीलिए मैं खुद इंग्लिश के नाम को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, विषाणु फैक्ट्री या HIV फैक्ट्री किन कोशिकाओं को कहते हैं। फिर HIV का जब अधिक संक्रमण हो जाएगा तो ये वायरस क्या करेगा, टी लसिकाणुओं या टी सहायक कोशिकाओं यानी कि टी हेल्पर सेल्स, कौन सी, टी हेल्पर कोशिकाओं को खत्म करने लगेगा। और जिस कारण व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक कमजोर। जब ये टी हेल्पर सेल्स को खत्म करने लगेगा तो व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, बहुत ही कमजोर। और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने से किसी भी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक अगर आदि का संक्रमण आसानी से हो सकता है और फिर उस रोगी व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि फिर संक्रमण भी इजीली होगा और उसका फिर वो प्रतिरक्षा तंत्र अगर कमजोर है तो फिर वो व्यक्ति का बचाव भी नहीं कर पाएगा। फिर एड्स के लिए परीक्षण का मतलब होता है जांच या टेस्ट। ठीक है, तो एड्स के लिए 2 टेस्ट होते हैं। कौन से, एक तो एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट। 2 टेस्ट कौन कौन से हैं, एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट। अब एलाइजा क्या है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या है भाई इसकी फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, अब ये क्या है, ये केवल एक प्राथमिक परीक्षण है।
अगर ये टेस्ट किसी का पॉजिटिव भी आता है तो जरूरी नहीं है कि उसको एड्स हो ही हो, क्योंकि ये केवल क्या है, प्राथमिक परीक्षण, ठीक है। लेकिन दूसरा टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, यह परीक्षण एड्स का निश्चयात्मक परीक्षण है। निश्चयात्मक परीक्षण का मतलब क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट। ये क्या है भाई, कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये एफ है, ठीक है, FI। तो ये क्या हो जाएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट, यानी कि निश्चयात्मक परीक्षण। अगर ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो व्यक्ति को पक्का कौन सा रोग है भाई, एड्स। कौन सा रोग है, पक्का एड्स, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट आपको ध्यान रखने हैं। एलाइजा क्या है, केवल प्राइमरी टेस्ट है। प्राथमिक परीक्षण का क्या मतलब होता है, प्राइमरी टेस्ट, और ये कंफर्मेटरी नहीं है, प्राइमरी टेस्ट है। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट। अब लास्ट स्टडिंग एड्स का इलाज। अब एड्स रोग का कोई सफल इलाज तो संभव है नहीं, हम जानते हैं, परंतु कुछ विशेष औषधियाँ, कुछ ऐसी औषधियाँ होती है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। एंटी का मतलब क्या है, उल्टा या खिलाफ, किसके, रिट्रोवायरल यानी कि रिट्रोवायरस के ड्रग्स, यानी कि रिट्रोवायरस के खिलाफ उपयोग होने वाली ड्रग्स को अपन क्या नाम देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। आदि से एक हद तक इलाज संभव है, यानी कि अगर शुरुआती दिनों में ही अगर हम इन टैबलेट्स का या इन ड्रग्स का उपयोग करें तो कुछ हद तक इलाज संभव हो सकता है, ठीक है। बस ये क्या हो गया अपना एड्स। अब एक संगठन का नाम भी दे रखा है बुक में, NACO, ठीक है, हाँ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भाई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश में ये संस्था है जो लोगों को एड्स के बारे में जागरूकता प्रदान करती है और एड्स से अपन किस प्रकार से बच सकते हैं उसके बारे में भी सूचना प्रदान करती हैं, ठीक है। और ये भी बताती है कि एड्स रोग से हमें शर्माने या फिर छुपने की ज़रूरत नहीं है, छुपने छुपाने की, हमें इसको खुलकर इसकी जांच करवाएं और इसको आगे देश में फैलने से रोकें। तो इन सब का नियंत्रण कौन सी संस्था करती है भाई, NACO, ठीक है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये हो गया अपना एड्स रोग। तो नेक्स्ट अपना रोग होने वाला है मलेरिया। मलेरिया रोग, देखिए मलेरिया को भी हमने छोड़ा था क्योंकि ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। और इसमें सबसे पहले तो रोग कारक प्रोटोजोआ कौन होता है भाई, प्लाज्मोडियम और उसकी जातियां। और जिसमें कौन कौन सी है भाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये तीनों नाम आपको बुक में दिए हुए हैं और ये भी लिखा हुआ है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो सबसे घातक और खतरनाक जाति है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्लाज्मोडियम, यानी कि अपने को इन शॉर्ट ये याद रखना है कि मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। फिर अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसको दो जीवों में परजीवी के रूप में रहता है। और वो कौन कौन से है भाई, तो प्राथमिक परजीवी तो है मादा एनाफेलिस मच्छर। कौन है भाई, मादा एनाफेलिस मच्छर। और सेकंड परजीवी है मनुष्य। यानी कि प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो होस्ट या दो परपोषकों की आवश्यकता होती है। वो कौन है, मादा एनाफेलिस मच्छर और मनुष्य, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। तो देखिए इसका जीवन चक्र अत्यंत जटिल होता है जो दो परिपोषकों या होस्ट में पूर्ण होता है। यस, तो प्लाज्मोडियम को कितने होस्ट चाहिए भाई, दो। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्लाज्मोडियम का मनुष्य में जीवन चक्र है वो किस प्रकार से होता है। तो देखते हैं, तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम का अलैंगिक जीवन चक्र, इंपॉर्टेंट बात यही है, मनुष्य के अंदर कौन सा जीवन चक्र होता है प्लाज्मोडियम का, यहीं से सवाल बन जाता है छोटा कि कौन सा जीवन चक्र होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, अलैंगिक। जबकि मच्छर में होता है लैंगिक जीवन चक्र। तो याद रखना यहीं पे अंतर, मनुष्य में अलैंगिक जीवन चक्र और मच्छर में लैंगिक जीवन चक्र, ठीक है। फिर अब होता क्या है कि जब कोई संक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर, यस, वो कैसी होनी चाहिए, संक्रमित, यानी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। जब कोई संक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर मनुष्य को काटती है तो प्लाज्मोडियम के जीवाणु यानी कि स्पोरोजोइट्स, यानी कि उसके जो दाने हैं, स्पोर्स है, बीजाणु है, तो प्लाज्मोडियम के जीवाणु जो है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जब संक्रमित मादा एनाफेलिस मच्छर मनुष्य को काटेगी तो उसके जो जीवाणु जो है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और सबसे पहले वो संक्रमण कहाँ करेंगे, मानव के यकृत में। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है वो जो है जीवाणु जो है प्लाज्मोडियम के, वो कहाँ पहुँचते हैं, यकृत में। और यकृत में जाकर अपनी संख्या में क्या करते हैं, बढ़ोतरी। यकृत में जाकर अपनी संख्या में क्या करते हैं, बढ़ोतरी। और ये यकृत के बाद में ये कहाँ पहुँचते हैं,
आरबीसी पर। कहाँ पहुंचते हैं? आरबीसी पर। और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाल रुधिर कणिका। क्या हो जाएगी? लाल रुधिर कणिका। ठीक है, अब आक्रमण करते हैं और जिस कारण आरबीसी फट जाती है और आरबीसी पर आक्रमण होता है, आरबीसी क्या होगा? फट जाएगी। और आरबीसी के फटने से एक विषैले पदार्थ का स्त्रावण होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? हीमोजॉइन। यह वर्ड आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी फटेगी तो उसमें से एक विषैला यानी कि टॉक्सिक पदार्थ, विषैला का मतलब क्या है? टॉक्सिक यानी कि जहरीला, तो जहरीले पदार्थ का स्त्रावण होगा जिसे हम क्या कहेंगे? हीमोजॉइन। और इस रोग में आरबीसी में लाल पीले चकत्ते भी दिखाई देते हैं। आरबीसी के अंदर अपने को क्या दिखेंगे? लाल पीले चकत्ते। तथा इस कारण हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोह तत्व और रक्त कणिकाएं भी प्रभावित होती हैं। और जिस कारण हीमोग्लोबिन में जो लोह तत्व है, ठीक है, आयरन है, वो भी, और जो रक्त कणिका यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स है वो भी क्या होगी? प्रभावित यानी कि टूटने लगेंगी। और हीमोजॉइन के स्त्रावण से व्यक्ति को तेज बुखार। अब हीमोजॉइन का स्त्रावण जैसे ही हुआ तब व्यक्ति को मलेरिया के लक्षण दिखेंगे। और वो क्या क्या होते हैं? व्यक्ति को तेज बुखार आएगा, ठिठुरन होगी यानी कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही ठिठुरन होने वाली है, ठंड ज्यादा लगेगी। और विशेष लक्षण होंगे जैसे कि 3 से 4 दिन के अंतराल में आने वाला उच्च आवृत्ति ज्वर, यानी कि उसको बुखार आएगा लेकिन 3 से 4 दिनों के अंतराल में यानी कि गैप में आएगा। और वो भी कैसा? उच्च आवृत्ति यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज बुखार आएगा। ऐसा होता है, हमने देखा है, अगर किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको क्या होता है कि जैसे कि मॉर्निंग में बुखार नहीं था लेकिन रात को एकदम खतरनाक बुखार आ जाता है, तो वो किस कारण होता है भाई? मलेरिया रोग के कारण। और क्या स्त्रावित होता है आरबीसी से? हीमोजॉइन। ठीक है, तो ये जीवन चक्र तो किसमें होता है भाई? मनुष्य में। ठीक है, अब फिर क्या होता है? प्लाज्मोडियम का मादा एनाफेलिस मच्छर में जीवन चक्र। अब देखिए, अब ये मच्छर में कैसे जाएगा? जब मान लो ये जो रोगी व्यक्ति था, इसको रोग हुआ, अब इसको जब मादा एनाफेलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटी, यानी कि ये मच्छर स्वस्थ थी, इसने इस व्यक्ति को काटा जिसको रोग है, तो क्या हो गया? तो परजीवी मच्छर में प्रवेश कर जाएगा। फिर ये परजीवी है वो किस में चला जाता है? उस मच्छर में। और मच्छर में प्लाज्मोडियम का कौन सा जीवन चक्र पूर्ण होता है? लैंगिक जीवन चक्र। कौन सा? लैंगिक जीवन चक्र पूर्ण होता है तथा इनका परिवर्धन होता है, यानी कि परिवर्धन का मतलब क्या? ये विकसित होंगे, इनका विकास होता है। और यह परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और अपने जीवाणुज बनाते हैं। फिर ये मच्छर में भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे और जीवाणुज बनाएंगे। और मच्छर में प्लाज्मोडियम के जीवाणुज उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। और जब उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो कहाँ एकत्रित हो जाएंगे? मच्छर की लार ग्रंथियों में। और यह मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाता है? संक्रमित। बस इतना सा है ये। और प्लाज्मोडियम का लैंगिक जनन चक्र है वो मच्छर के आमाशय में ही होता है। कहाँ होता है? आमाशय में, अथवा निषेचन भी किसमें होता है? आमाशय में ही। इसको हमने शॉर्ट में एक चार्ट बना के समझा है। मनुष्य, तो अगर मान लो कि मनुष्य को किसी मच्छर ने काटा, ठीक है, तो क्या होगा भाई? प्लाज्मोडियम है वो कहाँ जाएगा? यकृत में। और वहां क्या करेगा? अपनी संख्या में वृद्धि। शॉर्ट चार्ट बना के लाया हूं, इसको आप समझ लीजिए। और फिर आरबीसी में जाएगा, फिर आरबीसी फट जाएगी और विषैले पदार्थ हीमोजॉइन का स्त्रावण होगा जिससे व्यक्ति को तीव्र ज्वर, ठिठुरन और 3 से 4 दिन में आने वाला अंतराली बुखार होगा। फिर देखिए, ये तीर अभी तक तो यहाँ चल रहे थे। अब कोई असंक्रमित मच्छर है, यानी कि स्वस्थ मच्छर है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, अब वो किसको काटेगा? इस व्यक्ति को, तेज बुखार वाले को। तो ये मच्छर असंक्रमित से क्या हो जाएगा? संक्रमित। और फिर आमाशय में इसका प्लाज्मोडियम का लैंगिक जनन होगा, इसकी वृद्धि होगी, प्लाज्मोडियम में वृद्धि। फिर ये मच्छर की लार में एकत्रित हो जाएंगे और फिर वापस, यानी कि इस तरीके से ये क्या है भाई? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। और किसमें? मनुष्य और मच्छर दोनों में। तो ये क्या हो गया अपना? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र और पूरा का पूरा मलेरिया रोग। ठीक है, अब मलेरिया रोग का जो है एक फोटो अपनी बुक में भी दे रखा है, तो आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं। आपको दिख रहा होगा इसमें कि व्यक्ति के हाथ पर किस प्रकार से मच्छर काट रहा है, किस प्रकार वो यकृत में जा रहा है, आरबीसी में जा रहा है, उसकी संख्या में वृद्धि हो रही है, हीमोजॉइन निकल रहा है, वो सारा इस फोटो में लिखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, और याद करने के लिए आप ये जो मैं जो मतलब कि जो डायग्राम बना के लाया हूँ उसी को भी आप समझ सकते हैं। ओके,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।